वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर है। दोस्तों इससे पहले हम आपको एक ऑफिशियल नोटिस दे दें। दोस्तों हमने आपको मॉर्निंग में भी दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिस आई थी बीएसएससी की वो हमने दिया था। दोस्तों अब उसमें बताया गया कि जो हमारा फीस सबमिट करने की डेट थी, देखिए फीस सबमिट करने की जो डेट है वो 13 मई तक बढ़ा दी गई है। देखिए 13 जून तक बढ़ा दी गई है, याद रखना है आपको। फीस की डेट जो है 13 जून कर दी गई है और फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 15 जून बढ़ाकर कर दी गई है। और दोस्तों उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि अब ये अंतिम बार बढ़ाया जा रहा है, इसके बाद कोई भी जो डेट है नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है वो ज़रूर भर लीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये नोटिस दोस्तों आपके लिए देना जरूरी था, इसलिए हमने आपको दोबारा बता दिया। तो देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है रेगुलर तैयारी करवाई जा रही है बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न क्या है, देखिए सारे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निम्न में से किससे जलना अधिक घातक होता है? गर्म लोहे से, गर्म तेल से, आग से या फिर वाष्प से? तो देखिए आप सभी को पता होगा जो सबसे अधिक घातक होता है वो होता है वाष्प। क्या होता है? वाष्प जो होता है सबसे अधिक घातक होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ठंडे स्थानों में जल के पाइप फट जाते हैं क्यों? देखिए ठंडे स्थानों पर जो पाइप होते हैं जल के वो फट जाते हैं क्योंकि जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब जल जमने के बाद आयतन बढ़ जाता है तो जो पाइप होती है प्लास्टिक की वो फट जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारा किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पारा होता है वह 252 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक जो होता है मापन में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेज़र एक युक्ति है, किस प्रकार की युक्ति है? तो देखिए जो लेज़र है वह एक कला संबद्ध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की युक्ति है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लेज़र है यह कला संबद्ध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने वाली युक्ति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण के समय जो होता है सूर्य का किरीट वाला भाग दिखता है, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। किरीट यानी कि जो ऊपर का होता है। देखिए यदि ये हमारा सूर्य है तो हमें इसके ऊपर का जो भाग दिखाई पड़ता है इसे हम कोरोना कहते हैं या किरीट कहते हैं। तो यही भाग हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। बात करें कि सूर्य ग्रहण किस समय लगता है। देखिए यदि सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो वही जो समय होता है सूर्य ग्रहण का होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और जो सूर्य का वो भाग है हमें काला काला दिखाई देता है। यही सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो दूर स्थित वस्तुओं का ताप ज्ञात करने हेतु जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसे हम कहते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप वाले वस्तुओं का तापमापन के लिए भी किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा 800 डिग्री सेल्सियस से अगर किसी का तापमान अधिक होता है तो उसका तापमापी जो है वह पायरोमीटर द्वारा ही उसका मापन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? देखिए टेलीविज़न दो होते हैं, एक यांत्रिक होता है एक इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो इसका आविष्कार किया था टेलर फॉरेंसवर्थ ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किया था टेलर फॉरेंसवर्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कभी लोग कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जो यांत्रिक टेलीविज़न है इसका आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड, इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिया है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो यदि यांत्रिक पूछा जाए तो जे.एल. बेयर्ड करेक्ट होगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए तो टेलर फॉरेंसवर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम मार्कोनी की बात करें तो मार्कोनी को रेडियो का जो है माना जाता है आविष्कारक, और ग्राहम बेल जो थे ये टेलीफोन के आविष्कारक थे। तो दोनों प्रश्न याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन था? जो ब्रिटिश कालीन प्रांत थे वहाँ पर द्वैध शासन था, इसका जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लियोनस कार्टियस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लियोनस कार्टियस को जो है प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 3 रियासतों ने भारत में विलय नहीं किया, उनमें से किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन 3 रियासतों ने भारत में विलय नहीं किया था उनमें से जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। किससे? जूनागढ़ द्वारा जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1858 का जो अधिनियम पारित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत जो है भारत के शासन को सीधे कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। देखिए 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद से ही ब्रिटिश शक्ति जो है सीधे जो है 1858 में एक एक्ट पास किया गया और ये सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया, यानी कि सीधे ब्रिटिश महारानी का जो है भारत पर अधिकार यानी कि शासन स्थापित हो गया 1858 के एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले त्यागपत्र दे दे तो उसके स्थान पर नियुक्त सदस्य का कार्यकाल क्या होगा? यदि देखिए कोई राज्यसभा का सदस्य है, यदि वह अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दे दे तो उसके स्थान पर जो नियुक्त व्यक्ति होगा उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाले सदस्य के शेष कार्यकाल तक। करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले वाले सदस्य जो होगा उसका जो शेष कार्यकाल होगा उसका उतना ही कार्यकाल माना जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बात आई है राज्यसभा की, तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? देखिए जो हमारा संसद है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? देखिए संसद हमारा आता है 79 आर्टिकल में। उसके बाद हमारा जो राज्यसभा है वो आता है 80 में और जो हमारा लोकसभा है वो हमारा आता है 81 में। लाइन से आपको याद रहेगा, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में जो है हमारा लोकसभा है। तीनों याद रखना है। बात करें कि वर्तमान में हमारे राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वर्तमान में जो है एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वहीं राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी कार्यरत होंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य निर्वाचित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना। देखिए पहला क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है, याद कैसे रहेगा? देखिए 52 में हमारा होता है राष्ट्रपति, 52 में क्या होता है? राष्ट्रपति, और 63 में हमारा होता है उपराष्ट्रपति, दोनों याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, इसे मत देने का अधिकार नहीं है किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। देखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। किसमें? केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत हो जाएगा। चौथा पढ़ लेते हैं, यह राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, बिल्कुल सही। देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 सही है, ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके मेंस के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कूट वाले, जहाँ पर आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपके लिए ऐसे ऐसे प्रश्न ढूंढ कर लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बात की जा रही है कि वर्तमान लोकसभा के सदस्य कौन है, तो देखिए मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन या फिर सुषमा स्वराज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं? वो हैं ओम बिरला, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कोटा से सांसद भी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। इनसे पहले सुमित्रा महाजन जो थी भारत लोकसभा की स्पीकर थी, तो इनका नाम आपको याद रखना है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है किसके अंतर्गत? सी करेक्ट हो जाएगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। जो आरबीआई है तो वह नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो है नोट जारी करता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आरबीआई डे के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन स्थिति कैसी है? जो स्टैगफ्लेशन कैसी स्थिति होती है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति जो होती है
गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, भारत में 1 रुपये और सिक्कों को छापने का अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए भारत में 1 रुपये का नोट और जो सिक्के के छापने का अधिकार होता है यह वित्त मंत्रालय के पास होता है। किस मंत्रालय के पास? वित्त मंत्रालय के पास होता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो सिक्के छपते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखिए जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है उसे हम टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती है उसे हम टकसाल कहते हैं। और वर्तमान में भारत सरकार के 4 टकसालें जो हैं सिक्के ढालने का कार्य करते हैं। उनमें से 4 कौन कौन से? देखिए इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है मुंबई, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है कोलकाता और चौथा है नोएडा। तो ये 4 टकसालें हैं जहाँ पर सिक्कों का ढलाई होता है। क्या हो जाएगा? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, यहाँ पर जो है सिक्कों की ढलाई होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए अभ्रक उत्पादन के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और भारत में यदि अभ्रक की बात करें तो सर्वाधिक जो अभ्रक का उत्पादन है वह झारखंड में होता है। कहाँ पर? झारखंड में। देखिए झारखंड में ही छोटा नागपुर पठार स्थित है, इसलिए जो खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज के मामले में जो झारखंड है वह भारत में एकदम समृद्ध माना जाता है छोटा नागपुर पठार के कारण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो खनिज तेल का क्षेत्र है वो हमारा बम्बई अपतटीय क्षेत्र है। क्या है? बम्बई अपतटीय क्षेत्र। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ऐसे हमें लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया। सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर के जो विरुद्ध है लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोधी, देखिए प्रार्थना याचना या फिर विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गद्दी। देखिए जो गद्दी जनजाति है यह धौलाधर श्रेणी में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो थे शिवदयाल साहब। क्या थे? शिवदयाल साहब, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य ने लीलावती नामक पुस्तक की रचना की, यह पुस्तक किस क्षेत्र की है। तो देखिए भास्कराचार्य ने जो लीलावती नामक पुस्तक लिखी थी यह बीज गणित की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है? बीज गणित की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा 1975 में जो है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो जो प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ है वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि ओजोन परत के क्षरण के लिए यानी रिक्तीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विलायक के रूप में जो प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म होता है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म होता है, यह जो होता है ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनमें से कान्हा नेशनल पार्क जो वगैरह है ये सभी कहाँ पर हमारा है? मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में मदुमलाई और वेदांतगढ़ स्थित हैं। ये दोनों भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए चाय बागानों के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी, यानी कि अम्लीय मिट्टी, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है
तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? तो देखिए उस रिट को कहते हैं मैंडेमस, यानी कि परमादेश। यह उच्च न्यायालय जो है अपने निचले न्यायालय को जारी करता है या फिर किसी कार्यपालिका को जारी करता है, एक परम आदेश देता है कि वह अपने कार्य को अपने शक्तियों के अंतर्गत ही करे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि इन सभी रिट की, तो इन सभी रिट को जो हाई कोर्ट है, देखिए इन सभी रिट को सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जो हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत। तो याद रखना है ये 5 रिट होते हैं, इन 5 रिट को सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हमारा हाई कोर्ट होता है उच्च न्यायालय उसे अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए जो नॉर्वे होता है वहाँ पर अर्धरात्रि का जो सूर्य है वह 21 जून को दिखाई देता है। किस दिन? 21 जून करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। तो देखिए इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न मिले हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के थे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हो, तो आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।